चलिए देखिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रीवियस ईयर 2019 के फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोली दर्पण और एक पतला गोली लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -25 सेमी है। दर्पण एवं लेंस होंगे। देखिए दोस्तों, एक गोली दर्पण है और एक पतला गोली लेंस है। दोनों की फोकस दूरी आपको -25 सेमी दिया है। दर्पण एवं लेंस क्या होंगे बताना है। देखिए आपको ऑप्शन दिया है, दोनों एक उत्तल और एक अवतल, सब ऑप्शन दिया है दोस्तों। देखिए आंसर में यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः दर्पण और लेंस दोनों अवतल हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है एक अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, अतः दर्पण और लेंस दोनों अवतल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2000 किलोग्राम की एक कार 18 किमी प्रति घंटा के वेग से चल रही है। कार को रोकने में कार्य करना होगा, यानी कि आपको द्रव्यमान दिया गया है कार का, और दोस्तों उसका वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है। कार को रोकने में किया गया कार्य, आपको कार्य बताना है रोकने में, यानी कि उसके विपरीत दिशा में जो बल लगाना होगा। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यम 2000 किलोग्राम, यम का मतलब मास, द्रव्यमान उसका 2000 किलोग्राम दिया है। उसका प्रारंभिक वेग दोस्तों 18 किमी प्रति घंटा, जो कि आप देखें क्वेश्चन में दिया था, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए v = 0 रख दिया गया है, क्योंकि अंतिम वेग जो है 0 है। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा KEI निकाल लिया गया है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दोस्तों आया है 2500 जूल, 25,000 जूल, और अंतिम गतिज ऊर्जा 0 आया, क्योंकि v का मान 0 था, और यहाँ का u का मान 5 रखा गया है। उसके बाद दोस्तों कार्य निकालने के लिए अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को माइनस कर दिया गया है, तो कार्य ऋणात्मक आया है। कार्य ऋणात्मक होगा क्योंकि वह कार्य के विरुद्ध में हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्य हो रहा है वो विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया है कार्य को रोकने में कार्य करना होगा, तो इसलिए कार्य ऋणात्मक आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 किग्रा तांबे का तापमान 10 अंश सेल्सियस से 20 अंश सेल्सियस तक में बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि 3 किग्रा शीशे का तापमान 20 अंश सेल्सियस से 100 अंश सेल्सियस तक करने में आवश्यकता होती है। यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 हो तो शीशे की विशिष्ट ऊष्मा होगी। यानी कि दोस्तों तांबा दिया गया है और उसका द्रव्यमान दिया गया है, और उसका तापमान 10 अंश सेल्सियस से 20 अंश सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी कैलोरी ऊष्मा आवश्यकता होती है जितनी कि 3 किग्रा शीशे का तापमान 20 अंश सेल्सियस से 100 अंश सेल्सियस तक करने में। और इसमें दोस्तों आपका तांबे का विशिष्ट ऊष्मा दिया है और शीशे की विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है, तो इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, और ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए दोस्तों, M1 यानी कि तांबे का द्रव्यमान 6 kg, M2 यानी कि शीशे का द्रव्यमान 3 kg, और S1 जो है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा है तांबे का, और S2 निकालना है, शीशे का विशिष्ट ऊष्मा निकालना है। उसके बाद दोस्तों देखिए डेल्टा T1 ये तापमान का अंतर है, 10 अंश सेल्सियस है, और डेल्टा T2 80 अंश सेल्सियस। उसके बाद दोस्तों देखिए यही मेन फार्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। M1 S1 डेल्टा T1 = M2 S2 डेल्टा T2। बहुत ही ईजी फार्मूला है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। इस पर सबका मान रख देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए S2 का मान निकालना ही है, सॉल्व कर देंगे। देखिए आगे कैसे सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने पर S2 का मान देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर S2 का मान आया आपका 0.022, अतः शीशे की विशिष्ट ऊष्मा 0.022 होगी।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो तो पृथ्वी त्वरण के मान में परिवर्तन होगा। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है 4% सिकुड़ जाए, यानी कि दोस्तों पृथ्वी जो है कि सिकुड़ जाए तथा उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो तो पृथ्वी त्वरण के मान में परिवर्तन होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। होगा भी तो इसमें ऑप्शन में दिया है दोस्तों, परसेंट में बताना है। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला होता है दोस्तों G=gm/r²। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए, अब 4% सिकुड़ने के बाद दोस्तों उसकी त्रिज्या कितना होगा, तो हो जाएगा r'=r-0.04r, क्योंकि 4% सिकुड़ जाएगा। उसके बाद त्रिज्या हो जाएगा 0.96r। अब जो नया गुरुत्वीय त्वरण होगा दोस्तों उसको देखिए, आपका नया जो गुरुत्वीय त्वरण होगा G' हो जाएगा gm/0.96r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.08 और उसके बाद gm/r²। तो gm/r², g का मान है दोस्तों, तो इसलिए 1.08 g रख दिया गया है यहाँ पे G'। अब दोस्तों देखिए G' आपका इतना आ गया, G' आपका 1.08 g आया और g तो g है ही। अब प्रतिशत में उसको बताना है दोस्तों कि कितनी वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत निकालने के लिए प्राप्तांक बटे, जैसे एक प्रकार से प्राप्तांक बटे पूर्णांक होता है, उसी प्रकार से दोस्तों देखिए G' में से g निकाल के g/g करके मल्टीप्लाई 100 का किया गया है और प्रतिशत में निकल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 20 फेरों की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में 0.3 वेबर से घटकर शून्य रह जाता है तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए इसके लिए दोस्तों EMF निकालने के लिए, यानी कि विद्युत वाहक बल निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, एक क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। EMF=N/dt। जो फाई है दोस्तों, ये इसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और जो N है फेरों की संख्या है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है N फेरों की संख्या और फाई चुंबकीय फ्लक्स d/dt बदलने का दर होता है। तो इसमें से दोस्तों 20 जो है कि आपका फेरों की संख्या दिया ही है और 0.3 वेबर आपको चुंबकीय फ्लक्स दिया ही है और एक सेकेंड में, यानी कि जो बदलने का दर है dt वो 1 सेकेंड दिया है, तो 0.3/1 होगा। तो इसको सॉल्व करने में 6 वोल्ट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये दोस्तों ये जो फार्मूला है ये आपको ध्यान रखना होगा, EMF=N/dt। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिंड का हवा में द्रव्यमान 75 ग्राम है, अज्ञात द्रव में पूर्ण रूप से डुबोने पर 51 ग्राम तथा पानी में 67 ग्राम है अज्ञात द्रव का घनत्व है। यानी दोस्तों एक पिंड है जिसका हवा में द्रव्यमान 75 ग्राम है और अज्ञात द्रव में पूर्ण रूप से डुबोने पर 51 ग्राम तथा पानी में 67 ग्राम है, तो उसका घनत्व बताना है। हवा में और अज्ञात द्रव में अलग अलग सबका द्रव्यमान उसका दिया है दोस्तों, बस उसका घनत्व आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए पिंड का हवा में भार 75 ग्राम, पिंड का द्रव में भार 51 ग्राम और भार में अंतर 24 ग्राम का आया। यानी कि हवा में और जो द्रव में डाला गया है उसमें डालने पर जो भार में अंतर आया 24 ग्राम आया। तो उत्प्लावन भार में अंतर यानी कि कमी के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर किया गया है इतना = 24। अब देखिए दोस्तों आगे देखिए तब समझ में आएगा आपको। पिंड का पानी में भार
67 ग्राम, पानी में भार में कमी 8 ग्राम का आया। उसी जिस प्रकार ऊपर वाला किया है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी किया है। उसके बाद दोस्तों समीकरण 1 और 2 से भाग देने पर, जो समीकरण ए है इससे और समीकरण 2 इससे, इन दोनों का भाग देने पर ये जो है आपका, इसका मान आ गया दोस्तों 3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। इसको कहते हैं घनत्व। ये घनत्व को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। ये जो है दोस्तों देखिए, ये जल के घनत्व को इंडिकेट करता है। जो ए है, जो एस की तरह बना है, ये जल के घनत्व को इंडिकेट करता है। और ए जो है ये किसी द्रव का घनत्व इंडिकेट करता है। ए वाला जो है ये किसी द्रव का घनत्व इंडिकेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संधारित्र की संधारिता 3 माइक्रोफैरड है। यदि इसमें 108 माइक्रो कूलाम का आवेश हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए दोस्तों, सी धारिता 3 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को फैरड में बदल दिया गया है दोस्तों 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करके। उसी प्रकार से क्यू जो है आवेश जो दिया है उसको भी कूलाम में बदल दिया गया है 10⁻⁶। माइक्रो कूलाम था, कूलाम में बदल दिया गया है। और भी विभवांतर निकालना है तो हम जानते हैं दोस्तों, एक फार्मूला होता है Q = C × V, यानी कि V = Q/C। धारिता का फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आपको याद करना होगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए इसमें मान रख दिया गया है, उसके बाद V का मान निकल आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 किग्रा द्रव्यमान का एक लकड़ी का ब्लॉक, ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। 6 किग्रा द्रव्यमान का एक लकड़ी का ब्लॉक घर्षण बल F के विरुद्ध 54 न्यूटन बल द्वारा एक खुरदुरी सतह पर खींचा जाता है। F के विरुद्ध, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन को। उसके आगे देखिए, ब्लॉक का त्वरण 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो घर्षण बल F का मान होगा। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए पहले उसका द्रव्यमान दिया गया है लकड़ी के ब्लॉक का 6 किग्रा, और उसका त्वरण भी दिया है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो उसको खींचने में या ढकेलने में कितना बल लगेगा वो निकाला गया है। बल = m × a। तो m भी 6 दिया है, a भी 6 दिया है, यानी कि उसका द्रव्यमान और उसका त्वरण भी 6, दोनों 6 दिया है। तो 36 न्यूटन उसको बल चाहिए दोस्तों खींचने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, लकड़ी का ब्लॉक घर्षण बल F के विरुद्ध 54 न्यूटन बल द्वारा एक खुरदुरी सतह पर खींचा जाता है। तब अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें आंसर में प्रश्नानुसार ब्लॉक को खींचने में लगा बल 54 न्यूटन और उसको चाहिए कितना, केवल 36 न्यूटन। तो यानी कि और जो ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है किस लिए दोस्तों, वो घर्षण बल आपका निकल आया। तो घर्षण बल के लिए जो खींचने में लगाया गया बल है उसमें से उसको कितना, उसके लिए बस केवल कितना बल चाहिए उसको माइनस करेंगे तो आपका घर्षण बल देखिए 18 न्यूटन आ गया। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन है आपका, 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। 4 ओम का प्रतिरोध है, प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर होगा। यानी दोस्तों आपको H दिया है ऊष्मा और आपको प्रतिरोध दिया है R 4 ओम और प्रति सेकेंड यानी कि आपको T दिया है। तो प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, अब विभवांतर भी निकालना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सब लिखा गया है। अब उसके बाद दोस्तों ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको ध्यान देना होगा। H = I² RT, और H जो होता है दोस्तों ये ऊष्मा होता है। ऊष्मा आपका 100 जूल दिया गया है और I जो है वो है धारा है। उसके बाद R जो है प्रतिरोध है और T जो है समय है। तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है प्रतिरोधक सिरों पर विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए पहले I के मान को निकालना होगा, क्योंकि विभवांतर के फार्मूले में I × R है। तो R तो आपको दिया है, I को निकालना है। तो इसी फार्मूले से हम I का मान निकाल लेंगे।
देखिए यहाँ पे निकाला गया है 5 एम्पियर। उसके बाद दोस्तों विभवांतर का मान निकाल लिया गया है 5 × 4। उसके बाद आपका आ गया विभवांतर 20 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं तथा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधों का मान होगा। दो प्रतिरोध हैं दोस्तों, उनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 50 ओम प्राप्त होता है तथा उन्हें जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 8 ओम प्राप्त होता है। उन दोनों प्रतिरोधों के मान को आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा गया है यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो प्रश्नानुसार x + y = 50। समीकरण 1 इसको बना लिया गया है दोस्तों। और आगे देखिए यदि दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 रहेगा, y लिख दिया गया है तो 1/x + 1/y = 1/8। जब समांतर क्रम में जुड़ता है तो 1/में हो जाता है। तो इसको भी सॉल्व करके समीकरण 2 बना लिया गया है। उसके बाद दोस्तों समीकरण 2 में समीकरण 1 रखने पर, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 रखने पर इसका मतलब दोस्तों समीकरण 1 है x + y = 50 और समीकरण 2 में x + y/xy है तो x + y की जगह पर 50 रख दिया गया है समीकरण 1 से। उसके बाद x y का मान आपका आ गया 400। अब आगे देखिए दोस्तों, अब x का मान यहाँ पे निकाल लिया गया है 50 - y, y को 75 कर दिया गया है। अब समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख दिया गया है दोस्तों। समीकरण 3 a वाला है, इसमें समीकरण 4 यानी कि x का मान रख दिया गया है। तो उसके बाद दोस्तों देखिए सॉल्व करने पर आपका y का यहाँ तक सॉल्व करने पर आपका y का मान 40 और 10 दो ठो प्राप्त हुआ है। तो नीचे देखिए क्या लिखा गया है, यदि पहला प्रतिरोध 40 ओम होगा तो दूसरा प्रतिरोध 10 ओम होगा, यदि पहला प्रतिरोध 10 ओम होगा तो दूसरा 40 ओम होगा। वीडियो मेरा कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।